आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की यह गणित विषय का लेक्चर आज हम लोग इस वीडियो में जो कि हमारे 9वें पार्ट का यह 6वां वीडियो, हम लोग इस वीडियो में त्रिविमीय आकृतियों के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको त्रिविमीय आकृति के बारे में, उनके आयतन के बारे में बताया था। आशा है आप सभी लोग देखे होंगे। आज हम लोग 3D आकृतियों के बारे में बात करेंगे। 3D अर्थात ये 3 विमाओं से घिरी आकृतियाँ होती हैं। ये उस समतल को तीनों तरफ से घेर के रखती हैं। उसे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। जैसे आपका घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, पासा है, ईंट है, मतलब ये सब के सब आपके 3 डायमेंशनल आकृति हैं, 3D वाले। इन आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है। आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा। आप सभी लोग वीडियो को देखने के साथ साथ अपना नोट्स भी बना लीजिए। जो भी इसमें कंसेप्ट, जो भी फार्मूले हों, आपको कुछ नई चीज़ अच्छी लगे तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिए क्योंकि आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये पक्का गारंटी है, कन्फर्म है। सो आप सभी लोग वीडियो को देखेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम 3D आकृतियों में लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम घन के बारे में। घन क्या होता है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसका फिगर बना दिया पहले से ही, लेकिन हम आपको पूरी विस्तार से इसके जो सारे कंसेप्ट जो भी हैं आपको सब हम समझाएंगे। तो चलिए, आप बहुत सारी ऐसी आकृतियों को देखे होंगे जिसमें 3 विमाएँ होती हैं। जैसे कि ईंट हो गया, एक डिब्बा हो गया, जैसे लूडो का गोटी आपने देखा ही होगा। तो ये सब के सब जो होते हैं 3D वाले आकृति होते हैं, बशर्ते इसमें अंतर होता है। अंतर इस बात का होता है कि कुछ 3D वाले आकृति होते हैं जिनके सभी विमाएँ बराबर होती हैं और कुछ 3D आकृति वाले होते हैं जिनकी विमाएँ बराबर नहीं होती हैं। तो जिनकी विमाएँ बराबर होती हैं उनके बारे में सीखते हैं, घन के बारे में। घन एक ऐसा वर्गाकार 6 सतहों से बनी एक बंद आकृति होती है, अर्थात 6 वर्ग सतह से बंद आकृति को हम लोग घन कहते हैं। ये जो हमारा घन होता है 6 फलकों से, अर्थात 6 सतह होते हैं और 6 सतह के साथ साथ चारों तरफ से ये सभी सतह एक दूसरे को घेरे रहते हैं, मतलब ये बंद होते हैं, ये बंद आकृति होते हैं। एक इसमें बात होती है कि इनके जितने ये सतह होते हैं सभी सतह जो होते हैं वर्गाकार के रूप में होते हैं। और इसके पहले आपने वर्ग के बारे में पढ़ा भी है। वर्ग ऐसी आकृति है जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वही सेम कंडीशन होता है घन में कि घन ऐसे खष्ट फल की आकृति होते हैं
जिनके सभी फलक वर्गाकार के रूप में होते हैं, अर्थात घन के सभी फलक अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों के तीनों इसके समान होते हैं। आपके सामने फिगर दिख रहा है, इसमें ABCDEFGH हमने ये देखो आपको दिखा है, इस फिगर को दिखाया है। ये ध्यान से देखेंगे आप इसमें तो DCGF ये आपको दिख रहा है, सामने वाला जो फेस दिख रहा है ये वाला, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वर्गाकार है, चूँकि देखो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक दूसरे के बराबर है। अब यही सेम कंडीशन इस तरफ से होगा, ये वाला सब बराबर होंगे, और यही उसके ऊपरी सतह को देखिए ध्यान से बराबर है, यही इसके पीछे भी है और नीचे सतह भी बराबर है, और पीछे वाला सतह जो आपको दिख नहीं रहा है ये। इस तरीके से ये 6 फलक वर्गाकार के रूप में होते हैं, और 6 फलक की जो लंबाई, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, ये सब के सब बराबर होती है। तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं घन। अब घन ऐसी खष्टफल की आकृति है जिसके सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के मान बराबर होते हैं और इसके सभी फलक वर्गाकार होते हैं। आपसे एग्जाम्पल कभी पूछ सकता है कि घन के जो फलक होते हैं वो होते हैं, वर्गाकार देगा, त्रिभुजाकार दे देगा, आयताकार देगा, तो आपको घन का अगर लगाना है तो ध्यान रहे घन के जो फलक होते हैं वो सदैव वर्गाकार के रूप में होते हैं, अर्थात इसके सभी फलक वर्ग के आकार में होते हैं। अब हम बात करते हैं घन से संबंधित कुछ टॉपिक। एक घन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो घन में जो हमारे शीर्ष होते हैं, चूँकि शीर्ष क्या होता है आप जानते हैं, 2 रेखाओं का कटान बिंदु ही शीर्ष कहलाता है। अब इसमें हमारा जो शीर्ष है, आप इसको ध्यान से रखिए, ये जो GF रेखा आपको दिखा, ये GF, और इसमें देखा आपका CG, और ये आपको दिखा DF। अब देखो आपको जो दिखा ये GF रेखा और DF रेखा ये दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो यहाँ से आपका एक शीर्ष बन गया ये। अब फिर ये देखो ये रेखा यहाँ पे काट दिया, एक शीर्ष यहाँ बन गया। अब ये रेखा आया और ये रेखा यहाँ पे काट दिया, एक शीर्ष बन गया। ये रेखा आ गया और ये रेखा आ गया, यहाँ पे काट दिया, एक शीर्ष बन गया। तो इस तरीके से अगर आप गिनेंगे तो एक घन में जो शीर्ष की संख्या होती है वो होती है 8। और आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे हमेशा कि घन में जो शीर्ष की संख्या होती है वो होती है 8। इसमें हमेशा 8 शीर्ष होते हैं। अब 8 शीर्ष होते हैं तो आपको एक चीज़ याद रहे कि किसी भी आकृति में जितने शीर्ष बनेंगे उतने ही कोण होते हैं, इसका मतलब घन में 8 कोण भी होते हैं। अगर 8 शीर्ष बन रहा है तो इसका मतलब हो गया इसमें 8 कोने भी होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि एक घन में 8 शीर्ष होते हैं और 8 कोने होते हैं, जो कि हमने आपको पॉइंट दिखाया, ये सब के सब आपको शीर्ष को दर्शा रहे हैं। अगला हमारा है किनारा। तो किनारा का मतलब होता है उसके भुजा। किनारा का मतलब घन की भुजा। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो किनारा है ये इसका, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर आपका सामने ये इसके पीछे वाला ये 11 और एक ये 12, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं इसके पूरे जो भुजाओं की संख्या होती है वो 12 भुजा होते हैं। इसके भुजाओं की जो संख्या होती है वो 12 होती है, मतलब एक घन में 12 भुजा अर्थात 12 किनारा होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। तो एक घन में 12 भुजा होते हैं, मतलब 12 किनारा होता है, 8 शीर्ष होते हैं। अब फलक का संख्या बताना है तो एक घन में हमेशा ध्यान रखना, फलक का मतलब होता है सतह। फलक का मतलब सतह होता है, अर्थात ये देखो आपको सतह दिखो, एक सतह ये सामने वाला है, फिर इसके पीछे वाला, फिर ये दाएं, इसके बाएं, ऊपर और नीचे। आपने देखा 6 सतह हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से ये 6 सतह हैं, जो कि एक सामने वाला है और जस्ट सामने के इसके पीछे वाला फलक है, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा कभी भी। और ये आपको बाएँ वाला, ये दाएँ वाला, दाएँ और बाएँ हो गया, और एक ऊपर एक नीचे। तो आपने देखा जो हमारे सतह अर्थात फलक की संख्या होती है, मतलब एक घन में आपके पास 6 सतह होती है। तो ये तो 4 पॉइंट थे जो घन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी।
आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमें घन के आयतन की, घन के संपूर्ण पृष्ठ की, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, मतलब अगर घन के अगर माप को करना हो, घन का अगर हमें माप करना हो, तो घन का माप करने के लिए हमें कुछ उनके फार्मूले हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो आपको याद रहे, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा Q। घन का आयतन भुजा Q होता है। तो ये आ गया आपका भुजा और भुजा का Q हो गया, जो कि घन का आयतन आ गया। तो घन का आयतन भुजा Q आपको याद होना चाहिए। दूसरा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4, अब इसको 4 लिख सकते हो। यहाँ A का मतलब हो गया भुजा, तो A मतलब भुजा स्क्वायर। तो अगर आप इसको A मान लेंगे तो आपका ये भी A हो जाएगा और A भी A हो जाएगा, तो सभी की लंबाई आपका A हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ से एक और फार्मूला पूछ लिया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो आपको याद रहे, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसके संपूर्ण पृष्ठ देखो, एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ये देखो ध्यान से, चूँकि प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, आपको मालूम है। तो अगर हम एक फलक ले लें तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चूँकि क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर होता है तो इसमें कई फलक होंगे, इसमें एक फलक का तो आ गया भुजा स्क्वायर, ऐसे भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर कई हो जाएगा, तो आप गिनेंगे पूरा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे 6a स्क्वायर, या हम इसी को लिख सकते हैं 6a का मतलब यहाँ पे भुजा दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, और 6 गुणे भुजा का स्क्वायर ये आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। क्लियर हुआ। अब आगे फार्मूला देखेंगे जब, तो घन का आयतन हुआ, घन का संपूर्ण पृष्ठ हुआ, अब घन का बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4a स्क्वायर हो गया। अब घन का विकर्ण निकाल लेते हैं, तो याद रहे आपको, घन का जो विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है भुजा करणी में 3। क्या होती है, भुजा करणी में 3, या आप इसको a करणी में 3 भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। a का मतलब हो गया भुजा और करणी में 3 वो आता है, उसका फार्मूला है। तो घन का जो विकर्ण की लंबाई होती है भुजा करणी में 2 होता है। इसके पहले वीडियो को आप देखे होंगे, हमने उस पर सवाल लगवाया था घन का वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा करणी में 2 होता है, लेकिन यहाँ पे घन का जो विकर्ण आया है वो भुजा करणी में 3 आया। तो ये आपका घन से संबंधित पूरा तथ्य था, फार्मूला था। अगला टॉपिक में चलते हैं अब घनाभ के बारे में। अब हम घनाभ के बारे में पूरा डिटेल बता दें, तब दोनों पे आधारित कुछ सवाल लगवाते हैं। अब आप घनाभ के बारे में जान लीजिए। अब घन हम आपको बता दें, अभी अंतर भी बताएंगे, दोनों घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। तो जो घनाभ होता है आपका, ये 6 आयताकार समतल पृष्ठों से बंद आकृति होती है। ये हमारा जो घनाभ होता है ये 6 आयताकार समतल से बनी आकृति होती है, इसे हम लोग घनाभ कहते हैं। और इसके सभी फलक, मतलब जो घनाभ हैं, इसके जो सभी सतह के लंबाई चौड़ाई हैं वो सदैव बराबर नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घनाभ है भी, ये घनाभ में लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होते हैं, न तो ऊंचाई बराबर होते हैं। मतलब अगर तीनों बराबर हो जाएं तब तो आप कहोगे आपके घन हो गया, लेकिन इसमें तीनों बराबर नहीं होते हैं। मतलब लंबाई कुछ और रहेगा, चौड़ाई कुछ और रहेगा और ऊंचाई कुछ और रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो आकृति बनेगा वो घनाभ कहलाएगा। अब घनाभ में भी ध्यान रहे आपको, जैसे आपने ईंट देखा होगा, ईंट में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। आप लूडो का गोटी भी देखे होंगे, उसमें भी लंबाई चौड़ाई होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो आपका ईंट होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होते हैं। लेकिन आप अगर लूडो की गोटी को देखोगे पासे को ध्यान से, तो लूडो की गोटी में
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें चारों तरफ से घुमा कर अगर देखें तो आपको कभी भी किसी भी तरफ से इसका लंबाई चौड़ाई में बड़ा छोटा अंतर नहीं आएगा। तो घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, घन में भी 6 फलक होते हैं। डिफरेंस होता है कि घन के सभी किनारे भुजा की लंबाई बराबर होती है, लेकिन घनाभ के सभी भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। घनाभ के आमने सामने की जो फलक होती है वो परस्पर समांतर होती है। और हाँ, घनाभ के सभी सतह आयताकार होते हैं, जबकि घन के सभी सतह वर्गाकार होते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग अब एक घनाभ में। आपके सामने फिगर दिख रहा है घनाभ का। इसमें हमने इसकी लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को S से प्रदर्शित किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई में दोनों में अंतर आ रहा है, और यही हमारा घनाभ होता है। इसके सभी फलक की लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, बशर्ते आमने सामने की लंबाई बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब ध्यान रहे आपको कि घनाभ में भी जिस तरीके से घन में 8 शीर्ष थे, उसी तरीके से घनाभ में भी, जैसे घन में 8 शीर्ष थे उसी तरीके से घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं। और 8 शीर्ष होते हैं, इसके साथ साथ 8 कोने भी होते हैं, और इसमें भी 12 भुजाएं होती हैं। बस एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, इसमें भी 6 फलकें होती हैं। डिफरेंस बस ये होता है कि घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं, जबकि घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। आइए बात कर लेते हैं इस पर। अगर हमें आयतन से मतलब कि अगर किसी घनाभ के संबंधित अगर हमें कोई गणना करना हो, एक घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, अगर हम उसका आयतन निकालना चाहें, उसका विकर्ण निकालना चाहें, संपूर्ण पृष्ठ निकालना, तो कैसे निकालेंगे? आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। तो घनाभ की गणना संबंधित आपके पास फार्मूले कुछ हैं। जैसे घनाभ का आयतन, तो जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम आपको बता दें कि ऊंचाई और गहराई एक ही होता है, तो आपको कभी कभी सवाल में गहराई दे देते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि उसका गहराई मतलब उसका ऊंचाई होता है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे यहाँ पे घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यही आपका मतलब ये सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का आयतन। अगला रहा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है इसके जितने पृष्ठ है उस सभी का क्षेत्रफल चाहिए, परिमाप चाहिए आपको। तो अगर आप इसका एक निकालेंगे तो देखो ये लंबाई हो गया 2L हो गया, और इसकी ऊंचाई 2L 2B 2, मतलब इस तरीके से आप सबको जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा जो संपूर्ण पृष्ठ आने वाला है घनाभ का, वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया आपका फार्मूला। अब अगला होता हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B और ब्रैकेट बाहर मल्टीप्लाइज H में, 2 ब्रैकेट में L प्लस B मल्टीप्लाइज H में। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है L स्क्वायर मतलब लंबाई स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब चौड़ाई स्क्वायर, प्लस H स्क्वायर मतलब H हो गया। तो L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर, ये आपका आ गया घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण हो गया करने में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे तो ये घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब घनाभ जैसे मान लो आपको कभी कभी दे देता है घर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देता है, अब आपसे पूछता है उस घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो कभी कभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल देता है, एग्जाम में आ गया था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल में होता है 2L प्लस B ब्रैकेट बाहर H, मतलब लंबाई चौड़ाई का योग में आपका दुगुना करके उसके ऊंचाई का गुणा कर लीजिए,
यही आपका फार्मूला आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी ब्रैकेट बंद गुणा में H। ये आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर हो गया। तो ये आपका एक घनाभ का अगर आपको गणना करना हो तो ये सारी बातें आपको आवश्यकता है और आप इसे याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि आप अगर सवाल लगाने जाएंगे और आपको ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप सवाल में फंस जाएंगे, इसलिए आपको याद होना चाहिए। आइए आपको थोड़ा सा, आज तो सवाल कम हो पाएगा, थोड़ा सा हम इस पे ले लेते हैं, आपको 1-2 सवाल ले लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हमने इसके लिए आपको 2 सवाल लिए हैं। पहला सवाल आपका कह रहा है एक घन है, उसकी लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। एक घन है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ और आयतन की गणना कीजिए। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं कि एक घन है, घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है और संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का आयतन हमने इसके पहले भी बताया, घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यू होता है, आपको मालूम होगा। भुजा का क्यू कर देंगे, तो इसमें भुजा की जो लंबाई दिया है कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया, तो 5 सेंटीमीटर का आप क्यू कर लेंगे तो 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125, और ये 125 सेंटीमीटर क्यूब ये दिए हुए घन का आयतन आ गया। क्लियर हुआ। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे a आपका भुजा है, तो भुजा के यहाँ पे लिखेंगे 6 और गुणे भुजा आपका भुजा का स्क्वायर। अब भुजा की लंबाई आपको 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर जब कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 25 में आप 6 का गुणा करेंगे तो 25 छक्का हो गया 150, मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके दिए हुए सवाल का आंसर है। ये आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला, और ये आ गया इसका सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन। क्लियर हो गया, और आशा है आपको समझ में आओगे। अगले सवाल की तरफ एक और सवाल छोटा सा रहा। इस क्वेश्चन में कहा है एक घनाभ है, उस घनाभ का जो माप है, ये देखो आपको ध्यान समझो, यहाँ पे जो माप दिया हुआ है वो दिया है 30 गुणे 20 गुणे 10। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, और ये आपका ऊंचाई है। तो इसमें आप लंबाई बराबर लिखेंगे 30, चौड़ाई बराबर लिखेंगे 20 और ऊंचाई बराबर लिखेंगे 10। तो LBH ये आपका हो जाएगा माप, और आप इससे लगाएंगे यहाँ से LBH हो गया आपका, ये LVH तो हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो इसके आयतन व संपूर्ण पृष्ठ की गणना कीजिए। तो इसके आयतन की गणना कीजिए। अब आप इसका जब आयतन निकालेंगे, किसका आयतन निकालेंगे, घन का आयतन। तो अभी मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है आपको सामने, जो घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई का आपको कितना दिया हुआ है 30, और चौड़ाई आपका 20 और ऊंचाई आपका 10 है। अब आप तीनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और ये आपका 0 लग जाएगा, तो आ जाएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका आंसर हो गया। अब एक और पूछा है संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB BH HL। तो 2 ब्रैकेट में LB, L का मतलब 30 गुणे B प्लस B 20 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 दूनी 600, और ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 200। तो 2 2 4 6 4 10 दूना, ये हो जाएगा आपका 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके दिए हुए सवाल का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको आज इस वीडियो में 2 सवाल लिया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में आएंगे और अच्छे सवालों को लेकर, और साथ में अभी बहुत सारे 3 बीमी आकृति वाले पड़े हुए हैं। 3 बीमी आकृति में जैसे बेलन शंकु बचा हुआ है, तो आएंगे उस टॉपिक पे।
आप सभी लोग तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखकर पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फार्मूला को लर्न कीजिए, जिससे हम अगला सवाल लेकर आए अगले वीडियो में तो आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। आगे आपसे मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।